दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल दिनेश सिंह कोटा पे आप सभी का स्वागत। आज हम चुनावी कसौटी में एक नए शख्स के साथ है। हमारे साथ जो शख्स है वो पढ़े लिखे हैं, पेशे से एडवोकेट है और उनके पिताजी 1990 से मीरा भाईंदर में भी प्रैक्टिस किए। खंडेलवाल साहब, IG खंडेलवाल साहब, मैं उनसे परिचित भी था। इनसे ज़रूर मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है और इनसे हम जानना ये चाहेंगे कि वे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं आने वाले मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव को लेकर। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से प्रभाग से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी उनकी चॉइस होगी, राजनीति में वो आए तो उनकी प्रेरणा कौन थे या कौन है, और भी बहुत सारी बातें उनके प्रभाव को लेकर जानेंगे। पहले उन्हीं से आप जान लीजिए उनका परिचय। तो मैं चाहूंगा आप उस शख्सियत से खुद ही मिल जाए, हम उनसे परिचय जानेंगे। उनका नाम है खुश खंडेलवाल साहब, जो पेशे से एडवोकेट है। तो माय डियर, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, जय श्री राम। मैं एडवोकेट खुश खंडेलवाल। मैं एक हिंदू संगठन हिंदू टास्क फोर्स का संस्थापक हूँ और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरे जो सामाजिक क्षेत्र में खासकर हमारे हिंदू धर्म रक्षा के कार्य में काफ़ी कार्य रहा है। खासकर लैंड जिहाद के विरुद्ध जो न्यायालयीन संघर्ष है वो मैंने लड़ा है और लड़ रहा हूँ। उत्तन के बालिशापी दरगाह के विरुद्ध, अवैध बालिशापी दरगाह के विरुद्ध, काशी गांव के अवैध गौरशाह बाबा के दरगाह के विरुद्ध और काफ़ी धर्म रक्षा के कार्य जो है उसमें कानूनन न्यायालयीन लड़ाई लड़ रहा हूँ। नेटफ्लिक्स हो गया, आश्रम वेब सीरीज के विरुद्ध मैं न्यायालयीन संघर्ष कर रहा हूँ। तो ऐसे काफ़ी मेरे कार्य रहे हैं और उसी के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी मेरा काम चलता रहा है। माननीय खंडेलवाल साहब, मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप चुनाव तो लड़ने का मूड बना चुके हो, तो आप कौन से प्रभाग से चुनाव लड़ने जा रहे हो? मैं प्रभाग क्रमांक 8 जो हमारे भाईंदर वेस्ट में प्रभाग क्रमांक 8 से मैं ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। कौन से पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा वो तो आने वाले समय में जनता को जो है पता चल जाएगा। लेकिन जो गत विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी को जो हिंदुत्व के नाते जो है मैंने पूरा समर्थन दिया था और मैंने पूरा उनके लिए प्रचार किया था। माननीय नरेंद्र मेहता जी के लिए मैंने प्रचार किया था। तो राजनीति में आने से पहले समाज सेवा में तो आप अभी भी एक्टिव है, तो राजनीति में आपका कोई खास प्रेरणा स्रोत कौन रहा? राजनीति में आने के खास प्रेरणा तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, उसी के साथ साथ हमारे योगी आदित्यनाथ जी रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी रहे हैं, अमित शाह जी रहे हैं और खासकर हमारे जो एक हिंदू हृदय सम्राट जिसे हम कहते हैं, हमारे टाइगर राजा सिंह राजा भैया, वो हमारे लिए एक प्रेरणा रहे। और उन्हीं के चलते जो कार्य हिंदुत्व का जो हमने कार्य सिस्टम के बाहर रह के जो लड़ाई लड़ी है, अब वो सिस्टम के अंदर जाके हमारे जो है हिंदुत्व का भी हम कार्य करेंगे और साथ ही साथ जो सामाजिक विषय है, जो हमारे वार्ड का जो समस्या है, जो आगे हम आपसे चर्चा करेंगे, उसमें भी हम काम करेंगे। प्रभाग 8 में ही लड़ने का कोई खास कारण? प्रभाग 8 में लड़ने का जो खास कारण है वो यही कारण है कि पहली तो उस प्रभाग में मैं रहता भी हूँ और प्लस उस प्रभाग में कई ऐसी समस्या है जो पिछले गत कई वर्षों से जो है उस समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है और वहाँ के लोग पीड़ित है। तो उसी के लिए उस वार्ड से लड़ने का एक बार हम हमारे दर्शकों को प्रभाग 8 के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। प्रभाग 8 में वर्तमान में अगर जनसंख्या की बात करें तो 50,000 के करीब वहाँ आबादी है और मतदाता सूची तो अब नहीं आएगी, लेकिन फिर भी 33-35 हज़ार के करीब वहाँ मत होने की आशा है कि इतनी उम्मीद जताई जा रही है। और इसका जो परिसमन है वो उत्तर में उत्तन भाईंदर वहाँ से लेके गोविंद स्मृति, दुल्हनबी महल और उसके बाद डॉक्टर केशव बालीराम हेगड़ेवार, टीना टावर, और यहाँ पे अगर पूर्व में जाएंगे तो टीना टावर से लेके सालासर हनुमान उद्यान और पश्चिमी रेलवे हद तक, दक्षिण में जाएंगे तो आपका जनार्दन रखवी मार्ग पर्यंत वो रास्ता, और पश्चिम में जाएंगे तो उधर रास्ते और गोविंद स्मृति और इमारती ये। खंडेलवाल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेवलपमेंट क्षेत्र जो है प्रभाग, वो मीरा भाईंदर में वेस्ट की अगर बात करें तो 8 नंबर ज़्यादा डेवलप हो रहा है। नया जो डेवलपमेंट हुआ है वहाँ बड़े बड़े टावर आ रहे हैं। और ये सब समस्याओं की बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके प्रभाग में आप ऐसी कौन सी 3-5 समस्या बताने जाओगे जो सबसे ज़्यादा वहाँ के लोगों को तकलीफ देती है? सबसे बड़ी जो समस्या वो प्रभाग की रही है वो है पानी की समस्या। कि आज भी जो
पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो नगर पालिका द्वारा वहाँ किया जाता है, वो पर्याप्त पानी आज भी सोसाइटीज को मिल नहीं रहा है। और वो एक बहुत बड़ा वहाँ पर सबसे जटिल समस्या जो है वो प्रभाग की वो पानी की समस्या है। और उसके बाद जो है वहाँ पे पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो आज तक उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और उसी के साथ साथ दूसरी जो समस्या हमने जो देखी है वो तो रोड और ये सब तो हम देख ही रहे हैं, जहाँ पर कुछ एरिया क्षेत्र में जो है सीसी का रोड बन रहा है और कुछ में जो है सिर्फ डांबरीकरण करके उसको छोड़ दिया जा रहा है। तो ये तो दूसरी समस्या जो चले, लेकिन जो सबसे प्राथमिक समस्या जो है वो पानी की समस्या और पार्किंग की समस्या है। ट्रैफिक और पार्किंग की आप बहुत बढ़िया बात बताया कि वो नया डेवलप क्षेत्र है, आधा नया आधा पुराना, नए नए टॉवर खड़े हो रहे हैं। आरजी जोन तो पहले ही बिल्डर लोगों ने काम धंधे पे लगा दिए, महानगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया। आरजी जोन तो पहले ही खा चुके लोग, जो भी डेवलपर रहे। उसके बाद जब पार्किंग बहुत जरूरी होती है कि ये कोर्ट आदेश भी है, निर्देश भी है कि जितने आपके फ्लैट है सबको पार्किंग मिलना चाहिए। अब पार्किंग उनके पास है नहीं, आरजी जोन तो पहले ही काम में लगा दिए, वहां भी नहीं जगह रही। अब वो जो बड़े बड़े खड़े करते हैं पार्किंग का जो नया सिस्टम है एंड्रॉइड वाला, वो सक्सेस है नहीं वो। तो फिर आखिर में ये समस्या का सॉल्व कैसे होगा? और अगर आप नगर सेवक बनते हैं तो आपके प्रभाग में जो सबसे बड़ी समस्याओं का आपने जिक्र किया, उसके अलावा भी कई सारी समस्या है। जल भराव जो है वहां हर बारिश में जल भराव होता है। बैकरी गली साइड आ जाओ कि वो पूरा पानी भर जाता है। उसका कारण है नियोजन सही व्यवस्थित हुआ नहीं। तो आप अगर नगर से आओगे तो पहले 100 दिन में आपका फोकस किस ओर रहेगा? मैं अगर नगर सेवक चुनकर आता हूं तो सबसे पहला फोकस मेरा जो पानी जो है, पर्याप्त पानी जो सोसाइटीज को मिल नहीं रहा है, उसको लेकर मेरा जो एक सल्यूशन जो है वो ये रहेगा कि अगर हम जो नगरपालिका द्वारा कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो दिया जाता है और उसके बाद जो ओसी दी जाती है, तो नगरपालिका जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में ये अनिवार्य करती है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर सोसाइटी करेगी, लेकिन कमेंसमेंट सर्टिफिकेट में उसका किधर भी जिक्र नहीं होता है। तो मैं सबसे पहला यही विषय जो है नगरपालिका में मैं अगर मैं चुन के आया तो महासभा में ये उठाऊंगा कि किसी भी सोसाइटी को, हालांकि अभी पूरा क्षेत्र जो है रीडेवलपमेंट में जाने वाला है, तो जब भी उसका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हो तो उसमें जब प्लान सैंक्शन के लिए नगरपालिका के नगर रचना विभाग में आए तो उसमें कंपलसरी प्रावधान हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। और अगर वो प्रावधान ना हो तो उस डेवलपर को, उस आर्किटेक्ट को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए, उसका प्लान सैंक्शन ना हो। तो अगर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा उसी आधार पर कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन होगा, तब जो है बहुत बड़ा मात्रा में जो है पानी की समस्या का समाधान होगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कुल 24 प्रभाग है। एक प्रभाग जहां से आप लड़ना चाहते हो प्रभाग 8 है। मीरा भाईंदर का अपना एक बजट है, अच्छा खासा बजट है। जो गत साल की बात करें तो 2500 करोड़ के करीब था, अब आगे और बढ़ेगा। पॉलिसियां आती है, राज्य सरकार का फंड आता है, अनुदान आता है, जो भी निधियां आती है, लेकिन अगर ग्राउंड रूट पे देखने जाए तो कोई नजर आता नहीं। और इसमें जो भी सत्ता में रहता है, जो भी पार्टी, वो पार्टी पॉलिसी बनाती है। मीरा भाईंदर कभी किसी का गढ़ रहा नहीं। हाँ, पिछले जरूर बात करें अगर 2017 से 22 में, तो पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ जब भाजपा को एक हाथ सत्ता मिला। उसके पहले हमेशा यहाँ त्रिशंकु आया, गठबंधन की सरकार आई। आगे क्या होगा उस पर और कभी बात करेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन फिलहाल हम आपसे 8 नंबर की बात करते हैं। तो जब बजट जो बनता है और जो निधि डेवलपमेंट के लिए दी जाती है आपके प्रभाग में, तो आप उसके लिए आपका विजन क्या रहेगा, उसके लिए आपका रोड मैप क्या रहेगा, और उसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही आपकी क्या रहेगी? क्योंकि आपके 8 नंबर के लोगों की शिकायत है कि आपके आने से पहले जब मुझे लगा तो हर प्रभाग की, 24 प्रभाग की मैंने समस्याएं यहाँ इकट्ठा की हुई है, लोगों से उनके विचार जाने। और मैं लोगों के ही सवाल आपसे कर रहा हूं। उनका ये स्पष्ट कहना है प्रभाग 8 के बारे में कि हमारे पास हमने जिनको भी चुन के दिया, जो भी नगर सेवक है या जो रहे 2017-22, उनके बारे में उनका सीधा सीधा आरोप ये लगता है कि उनका प्रभाग में जो दौरा होना चाहिए, क्योंकि मीरा भाईंदर का एक इतिहास है। ये 79 किलोमीटर में फैला क्षेत्र है, 95 नगर सेवक है, 5 आप मनोनीत को पकड़ लो, 100 के करीब नगर सेवक हो जाते हैं, तो हर पौने किलोमीटर में एक नगर सेवक है, तो आराम से एटलीस्ट वो घूम सकता है। लेकिन ये शिकायत है वहां के लोगों की कि भाई यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, हमको नजर अपने प्रभाग में
घूमते हुए नजर नहीं आते। आप जब घूमेगा नहीं तो समस्या सामने आएगी नहीं, चाहे वो साफ सफाई का मैटर हो, चाहे वो गटर का मैटर हो। गटर 15 दिन में साफ होता है कि नहीं होता है। तो आप इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हो? और अगर आप आते हो, क्योंकि यही काम जो होता है वो नगर सेवक का होता है। जैसे लाइट है, लाइट के पोल है, जलते हैं कि नहीं जलते, तो पैसा तो ऐसा लगता है महानगर पालिका का, पॉलिसियां भली ऊपर से बनती है, लेकिन जो आपके काम है, अगर आप घूमोगे नहीं तो पोल है कि नहीं है तो कितने बंद है, कितने चालू है, कि खर्चा तो पब्लिक का हो ही रहा है। बिल तो हर महीने आ जाता है लमसम, पानी का है, मीटर चालू हो नहीं, लमसम बिल आ जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो जनता को ज्यादा परेशान करती है, और जनता ये सवाल मेरे को स्पेशली बोले कि जब भी आपके जो भी दावेदार आवे आपके पास, तो ये सवाल जरूर पूछिएगा, उनको रिकॉर्ड पे लाइएगा। अगर वो नगर सेवक बनते हैं तो इन सब कामकाज को कैसे देखेंगे, और वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे या नहीं? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न ये पूछा है। मैं बता दूं कि इस बार जो जनता है, ये जनता इस बार रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही वोट करेगी, और ये मेरा सर्वे है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1.25 करोड़ की निधि जो एक नगर सेवक को मिलती है 5 साल में, वो 1.25 करोड़ की निधि का उसने उपयोग कहाँ किया, ये जनता उनसे पूछने वाली है। सिर्फ मात्र 15-20 लाख 25 लाख की लागत करके जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया, उस सेल्फी पॉइंट के आधार पर इस बार जो है जनता उन्हें मतदान नहीं करेगी। हर जो वर्तमान नगर सेवक जो रहे हैं, उन नगर सभी को जो है रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा। और जो आज तक के इतिहास में अब तक जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं रहा है, लेकिन वो नए चेहरे जो उभर के आ रहे हैं, तो वो जो लोगों के सामने जाएंगे, तो मेरी बात करूं तो मैं पूरा बाकायदा उसके साथ जाऊंगा कि मैं 1.25 करोड़ की निधि का उपयोग कहाँ करूंगा, कैसे करूंगा, और मेरा 5 साल जब कार्यकाल खत्म होगा तो लोगों को बताऊंगा, एक एक रुपए का मैं हिसाब दूंगा कि मैंने कहाँ खर्च किया। माननीय एडवोकेट साहब, चूंकि आप एडवोकेट है, इसलिए ये सवाल जरूर मेरा बनता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के राजस्व की हानि वाले कई मामले हैं, लेकिन उनके बारे में जितनी पीआईएल होनी चाहिए वो होती नहीं, और होती है तो कुछ खास विशेष अंदाज के लिए होती है, या उसके पीछे विशेष सोच रहती है। आप मेरा इशारा इस ओर है कि जनता के लिए कोई पीएल होती नहीं, जो राजस्व की हानि है उसके लिए नहीं होती है। तो एडवोकेट होने के नाते मेरा ये सवाल होता है कि मनपा की जवाबदेही निश्चित करने के लिए, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे वो आरटीआई का जवाब नहीं देने के मामले हो, उसकी जवाबदेही आप किस ओर देखेंगे? एज ए एडवोकेट होने के नाते ये सवाल मेरा आपसे बनता है। देखो, रही बात मीरा भाईंदर महानगर पालिका के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की न्यायालयीन मार्ग से, तो मेरा परिवार, मेरे पिताजी, हम काफी वर्ष से जो है हमने लड़ाई है और हमेशा लड़ते रहे। और लेकिन क्या है कि देखो, न्यायालयीन मार्ग से लड़ना वो एक अपना अलग बात है, उसमें समय भी जाता है, सब जाता है, क्योंकि एक दिन में कोई आदेश आता नहीं है, वो वर्षों वर्षों का संघर्ष रहता है। लेकिन जो सामाजिक क्षेत्र में रह के जो आपको काम करना, अब मैं अगर नगर सेवक बन रहा हूं तो मैं, अब मेरा फोकस ये है कि मैं इस सिस्टम में रह के कितना काम कर पाऊंगा। ठीक है सर, इसी के रिलेटेड आपकी जनसंवाद की क्या रहेगी प्रक्रिया? आप नगर सेवक बनते हैं तो आपकी जनसंवाद की प्रक्रिया आपके प्रभाग में कैसी रहेगी? जनसंवाद की प्रक्रिया जो है वो सोसाइटीज में जाकर जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उन सबसे मुलाकात करूंगा। उनसे मुलाकात करने के बाद जो है उनके समस्या को सुनकर जो कानूनन दृष्टिकोण से जो एक मेरे अंदर लीगल नॉलेज और जो मैं इस नगर पालिका से एमएमसी एक्ट के थ्रू करवा सकता हूँ, वो सारी चीजों का मैं वहां पर जो है उनको संतुष्ट करने का काम करूंगा और अपन काम करेंगे। खंडेलवाल साहब, यहाँ की राजनीति का मैंने हमेशा देखा है कि यहाँ की राजनीति में जब नगर सेवक चुन के आता है, वो चाहे किसी भी पार्टी को क्यों ना बिलोंग करे, वो पार्टी लाइन पे चला जाता है। फिर वो जनता की लाइन है, वो कहीं ना कहीं साइड लाइन हो जाती है। तो मान लो सपोज इन केस आपको किसी भी पार्टी से, किसी भी स्थापित पार्टी से टिकट मिला और आप चुनाव जीत गए, तो कहीं जनता के हित में आप पार्टी से भी टकराओगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, वो तो क्या है कि एक जो राजनेता होता है उसे दोनों तरीके से बैलेंस करके काम करना लेते हैं, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रहता है कि किसी भी तरह से मैं अब ऐसे खाना खाऊं या ऐसे खाना खाऊं, मेरे को खाना खाना वो पता है। तो मुझे ये मालूम है कि मुझे जनता का काम कैसे करवा कर लेना, ये मुझे मालूम है। और
जैसे कि पानी की समस्या हो गई, पार्किंग की समस्या हो गई। पार्किंग का जो सबसे बड़ा समस्या है वो ये है, मैंने देखा कि प्रभाग क्रमांक 4 में नगर पालिका का जो है रिजर्वेशन से और उनके निर्माण से एक पार्किंग बना हुआ है जिसका नाम है भगवान परशुराम वाहन तल करके, प्रभाग क्रमांक 4 में बना हुआ है। तो ये पार्किंग हमारे प्रभाग क्रमांक 8 में क्यों नहीं है, जबकि प्रभाग क्रमांक 8 में पहले से एक रिजर्वेशन का प्लॉट है जिस पर जो है मॉल का कब्जा बना रखा है। तो और नया जो डीपी प्लान आया, तो ये जो वर्तमान सारे नगर सेवक है उन्होंने नए डीपी प्लान में इसका प्रोविजन क्यों नहीं करवाया, वार्ड के लोगों के लिए नगर पालिका के द्वारा संचालित एक पार्किंग। तो आज कई जो सोसाइटी जिनके अंदर पार्किंग है तो वो गाड़ी लगा सकते थे, बट आज वो उसका समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं खंडेलवाल साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, मीरा भाईंदर महानगर पालिकाएं कई सेवाएं प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो मनपा संचालित स्कूल के रूप में हो, चाहे वो मनपा संचालित दवाखाने के रूप में हो, लेकिन उनका स्टैंडर्ड वो इतना कमजोर रहता है। अगर दवाखाने में जाओगे तो अगर मान लो डॉक्टर मिल गए खुदा न खास्ता तो दवाई नहीं मिलेगी, और दवाई मिल गई तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहेगा, और फिर ले दे के आपको रेफर कर दिया जाए कहीं और, मतलब वो रेफर के लिए बैठे, जस्ट लाइक रेफर। और मनपा संचालित स्कूलों का भी यही हाल है, क्योंकि लोग बच्चे जाएंगे नहीं, आपका बच्चा हो कि मेरा हो कि किसी और का हो, आम आदमी का बच्चा मजबूरी बच जाए तो जाना पसंद करता नहीं है क्यों, और वहाँ का स्टैंडर्ड जो है वो उतना काबिल है नहीं। तो आप उस और ध्यान देंगे, क्योंकि आपने जब जिक्र किया है बल्कि प्रभाग 4 का करो वहाँ में है, तो बजट बहुत आता है, फंड आता है सरकारों से, वो राज्य सरकार से आओ या केंद्र से आओ, और फंड के लिए ही काम निकलते हैं। ये भी मान के चलिएगा कोई भी काम निकलता है, मीरा भाईंदर का इतिहास रहा है, वो काम भी उसी लिए निकलता है, फंड के लिए, कि फंड कैसे लाया जाए और कौन सा काम निकाले, और काम निकालने के बाद कमीशन खोरी वाला काम चालू हो जाता है। तो जनता को जो होना चाहिए, मतलब जो भी आपका जहां भी काम होता है, तो वो अगर काम 1 रुपए का होता है तो उसके पीछे कितना पैसा लगना तो चाहिए, कुछ तो लगना चाहिए, दिखना तो मांगता है। तो वो आपकी जवाबदारी, जैसे महानगर पालिका के अलग अलग विभाग है और वो विभागों की जो सुविधा है, तो वो सुविधाएं वहां तक पहुंचे, लोगों को तो पहुंचाने के लिए आप कौन सा सिस्टम ऑनलाइन वाला है या अपनी ओर से एडॉप्ट करोगे, या महानगर पालिका से ही कागज व्यवहार करके इन चीजों में सुधार करने की कोशिश करोगे? देखो, रही बात कि जो काम करना है तो हमें तो पता है कि हमें कैसे काम करना है। अब रही बात कि आपने जो अभी पूछा कि जो फंड आता है उसको कैसे लागत लगाओगे और उसका कैसे आप काम करोगे, तो वो देखो, अगर किसी पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो पार्टी का एक कलेक्टिव डिसीजन होगा और उसके हिसाब से वो काम होगा ही होगा। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं मेरे प्रभाग का नगर सेवक हूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा उस बजट का जो फायदा हमारे प्रभाग में कैसे लगा सकूं, मेरी जिम्मेदारी वो रहेगी। आपके इवन नगर सेवक निधि भी सही ढंग से काम में लगे थे, वो तो आपके अधिकार में आता है, मेरे अधिकार। आप अपनी नगर सेवक निधि को तो नगर से अपने प्रभाग में खर्च कर सकते हो। बिल्कुल। यहाँ तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनकी निधि का कोई मतलब नहीं निकला, कोई मतलब वो निधि वेस्ट ऑफ निधि गया। अब पूरे मीरा भाईंदर का जिक्र कर रहा हूं मैं, जनरल वे में जिक्र कर रहा हूं। यहाँ नगर से निधियों में सेल्फी पॉइंट कितना बड़ा चला, उसका क्या मतलब निकला, आज वो किस खंडर बन चुके हैं, और उसका क्या मतलब था, क्या लॉजिक था, वो बैठता भी था कि नहीं बैठता था, लेकिन बिठाया गया और बनाई गई, धड़ल्ले से बनाई गई, हर प्रभाग में बनाई गई, लेकिन उसका कोई मीरा भाईंदर को फायदा हुआ ऐसा दिखता नहीं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका संकल्प और संदेश आपके प्रभाग के लोगों के लिए, मेरे दर्शकों के लिए, आपका मुख्य संदेश और संकल्प क्या रहेगा इस राजनीति, इस मनपा चुनाव को लेकर? मेरा एक ही संकल्प है कि मुझे जो है नगर सेवक का चुनाव लड़कर जीत कर जो है मेरे प्रभाग के लोगों के ज्यादा से ज्यादा समस्या का समाधान, और जो मुझे निधि प्राप्त होगी उसका जो है अधिकांश उपयोग मेरे प्रभाग के लिए करना। क्योंकि मैं देखो, राजनीति में 2 तरह के लोग आते हैं, एक जिनका घर ही राजनीति से चलता है, और एक इसलिए आते हैं कि जिनका ऑलरेडी सोर्स ऑफ इनकम उनके प्रोफेशन या बिजनेस से चल रहा है, लेकिन उसके अलावा जनता की सेवा करने आ रहे हैं। तो मेरा घर तो मेरे प्रोफेशन से चल रहा है, मेरे वकालत के पेशे से चल रहा है, तो अब मैं उसके अलावा जनता की सेवा, जो हम टैक्स भरते हैं, जो हम जनता जो टैक्स भरती है, उस टैक्स का पैसा वापस घूम के जनता के लिए किस तरह से मैं उपयोग कर सकूं, मेरे प्रभाग के लिए किस तरह से उपयोग करूं, मेरा मेन फोकस रहेगा। मेरा चुनावी कसौटी ये कार्यक्रम चालू करने का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों के जो भी लोग हैं और आपके जो सपने हैं वो भी पूरे हुए, जनता के हित में, जनता की सेवा हो,
और इसीलिए मैं ये खास ये चुनावी कसौटी का प्रोग्राम, ये आपका मंच है, जनता का मंच है, जहां आप विभाग अपने विचार रख सकते हो। और हम चाहते हैं और आशा उम्मीद भी करते हैं कि आप नगर सेवक के रूप में हमें दिखोगे, आपसे और कभी इंटरव्यू करेंगे। और अगले वीक में हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि इसी सप्ताह में या आने वाले दिनों में हम और किसी नए शख्स के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप एडवोकेट साहब हमारे यहाँ आए, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, तो उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद।